Today we are going to learn departmentalization. So we'll start with the definition. What do we mean by departmentalization? And then we'll go further. See, if we go with the definition, departmentalization refers to the formal structure of organization. Now understand line by line. See, whenever हम organization की बात करते हैं तो we have lot of jobs we need to perform. बहुत सारे अलग अलग activities होती हैं जो हमें एक organization में perform करनी होती है. Now in departmentalization what do we do? हम जो एक तरीके की activities होती हैं, जो similar activities होती हैं, हम उनको एक तरीके से group कर देते हैं. So what happens after that? There is a specialization in each and every department. जब आप एक ही तरीके के jobs को एक ही department में डाल देते हैं तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक specialization का जो scenario है वो start हो जाता है. So composed of various departments and managerial positions and their relationship with each other. Obviously आप department बनाएंगे तो उस टाइम पे we have various departments और obviously in those departments आपके पास managerial positions भी होंगी and their relationship with each other. As an organization grows, its department grow and sub-units are created which in turn add more levels to management. See, अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो हमने जैसे कहा कि हम सिमिलर एक्टिविटीज को जो है एक तरीके से ग्रुप कर देते हैं ताकि एक जो स्पेशलाइजेशन का सिनेरियो है वो क्रिएट हो जाए और एक तरीके से जो अकाउंटेबिलिटी होती है कि दैट दिस डिपार्टमेंट इज एक्चुअली अकाउंटेबल फॉर दिस मच ऑफ फंक्शंस. तो वो सारी चीज़ें तो है ही है. इसके अलावा जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लगती है तो सारे डिपार्टमेंट्स भी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं. अगर आपका डिपार्टमेंट 1000 यूनिट से 10,000 एम्प्लॉयज की तरफ बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली हर सिंगल डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं ग्रो करेगा. सो विच इन टर्न टू मोर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो पहले आप फंक्शंस के या जिस भी बेसिस पे हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन किया है तो आप पहले डिपार्टमेंट वाइज मैनेज करते थे. अब डिपार्टमेंट्स के अंदर ही सब यूनिट्स क्रिएट हो जाएंगे तो आपको उस तरीके से मैनेज करना है. नाउ बेसिस और टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट. अगर हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया, देयर आर सम थिंग्स व्हिच वी नीड टू keep in mind while doing the function of departmentalization. The first departmentation can be done on the basis of functional area. Functional departmentation can be done. Now whenever हम functional departmentation की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि हम functions की बात कर रहे हैं. For example, we can see here also, यहाँ पे हम functions के basis पे divide कर रहे हैं. Board of Directors, Managing Director, then Marketing, Production, then Finance. So here we have divided the department on the basis of functional area, functions. अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम फंक्शंस की ही बात करते हैं तो यहाँ पे हमने फर्दर जैसे हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि हम आगे सब यूनिट्स में बनाना शुरू कर देते हैं. अब प्रोडक्शन के अंदर ही हम सब यूनिट्स की बात करें, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेसिंग मटेरियल्स, देन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट जैसे जैसे बड़ा हुआ हमने उसके अंदर और सब यूनिट्स क्रिएट किए और फर्दर जो एक स्पेशलाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट अगर हम डिपार्टमेंटलाइजेशन अगर हम फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन की बात करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हम स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं. सी वी कैन ऑल्सो सी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑल्सो. आप क्योंकि पहले हमारे पास सारी पावर इकट्ठी थी, मार्केटिंग के जो डिसीजंस लेने हैं वी हैव टू टेक द डिसीजन, वी हैव टू टेक द डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑल्सो, वी हैव टू टेक द डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंस ऑल्सो. बट नाउ एज यू हैव डिपार्टमेंटलाइज्ड दी अकॉर्डिंग टू फंक्शंस तो जो आपकी अथॉरिटी है वो भी डेलीगेशन की जो सिनेरियो है वो स्टार्ट हो जाता है. नाउ सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि जब आप फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन करते हैं सो इट इज़ वेरी इजी फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर परफॉर्मेंस. जो कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो आप इजीली कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज योर product departmentalization. See, according to the name also, if you will go by name, here we are more focusing on product, right? So जब हम product की बात कर रहे हैं तो हर major product को हमने एक अलग ही department में categorize किया हुआ है, right? अगर for example, if you are taking example of any organization, any company, this company deals in plastic division, this company deals in chemical division, and this company deals in metal division. Right, so we have categorized according to the major industry, according to the major product which they are dealing in. प्लास्टिक एक अलग डिवीजन हो गया, केमिकल डिवीजन एक अलग है, देन मेटल डिवीजन एक अलग है. अब हमने हर डिवीजन के अंदर
फंक्शनल जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है वो की है। पहले हम प्रोडक्ट के बेसिस पे उनको कैटेगराइज करते हैं, फिर हम फंक्शंस के बेसिस पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर, यहाँ हमने केमिकल डिवीजन जो है, केमिकल डिवीजन के अंदर फर्दर हमने फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन भी की है। फाइनेंस भी है, प्रोडक्शन भी है, सेल्स भी है, एंड देन पर्सोनल डिपार्टमेंट भी है। अब यहाँ पे हमें जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उसके बेसिस पे स्पेशलाइजेशन आ जाती है। Product departmentalization or departmentation can reduce problem of coordination between departments also. जो coordination हम departments के basis बीच में होता है उसको भी ये help करती है. It is more flexible and adaptable to change also, right? But we need to understand there is duplication of physical activities and functions. See, दो काम हम as an organization, एक finance department तीनों को manage कर सकता है. अब अलग अलग finance, हर product के according हमें new एक finance department या production department या sales department या personal department हमें बनाना पड़ेगा. So every departmentation has some advantages as well as disadvantages along. Now next is, if we go, next is your territorial departmentation. The territorial departmentation majorly focuses on the allocation of according to the geographical basis. We are dividing here. We are departmentation we are doing according to the basis of geographical area. यहाँ पे हमने northern region, western region, central region, then eastern region, then southern region. उसके हम region के basis पे हम divide कर रहे हैं. फर्दर जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो जोग्राफिकली हम इसको जोन्स के बेसिस पे, डिविजन्स के बेसिस पे या ब्रांचेस के बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल जोन में भी हम जैसे यहाँ पे ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 में डिवाइड किया है. हम सेंट्रल जोन के अंदर ही हम सेंट्रल रीजन के अंदर ही हम जोन्स के बेसिस पे या डिविजन्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं. या हमारा मेजर फोकस जो है वो जोग्राफिकल एरिया पे रहेगा. नाउ नेक्स्ट इज योर कस्टमर डिपार्टमेंटेशन. In customer departmentation, according to the name, we are more focusing on customer. Here we are dividing our customer on the basis of their specification. जैसे अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं तो हमने क्या किया हुआ है, अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर हमने फर्दर डिवीजन की हुई है ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल, एक्सपोर्ट एंड रिटेल. Now what are these wholesale, exports and retail? These are our customers. हमने कस्टमर की जो स्पेशलाइजेशन है उसके बेसिस पे हमने उनको कैटेगराइज किया हुआ है. कौन कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो होलसेल में डील कर रहे हैं या हम उनके साथ होलसेल में डील कर रहे हैं, कौन से ऐसे कस्टमर हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं और कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो रिटेल का काम करते हैं और हम उनके लिए काम करते हैं. तो हमने यहाँ पे स्पेशली जो है कस्टमर को फोकस किया हुआ है और कस्टमर के अकॉर्डिंग ही हम अपनी नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उसको प्लान करते हैं. तो हम इसमें फ़ायदा क्या होता है कि वी आर एक्चुअली गिविंग स्पेशल अटेंशन टू पर्टिकुलर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ ईच क्लास ऑफ कस्टमर्स एंड देन the benefit of specialization can be derived, right? लेकिन इसमें एक जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, there may be difficulties in coordinating the activities of different functions and duplication of activities भी हो सकती है. Otherwise हमारा यहाँ पर जो मेन फोकस है वो कस्टमर रहेगा. Now next is your process departmentalization. प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन प्रोसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या फिर यहाँ पे डिपार्टमेंटेशन करते वक्त प्रोडक्शन प्रोसेस है या जो इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व है उसको देखते हुए हम डिपार्टमेंटेशन करते हैं. इस तरीके की जो डिपार्टमेंटेशन है वो यूजुअली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी. जैसे अगर हम टेक्सटाइल मिल की बात करते हैं तो उसमें गिनिंग है या स्पिनिंग है, वीविंग है, डाइंग है. तो ये अलग अलग तरीके की जो एक्टिविटीज़ है वो है, तो हम उसके बेसिस पे जो है एक तरीके से डिपार्टमेंटेशन करना शुरू करते हैं. अगर हम प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं तो वहाँ पे कंपोजिंग है या प्रूफ रीडिंग है या प्रिंटिंग है या बाइंडिंग डिपार्टमेंट्स है. तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है. अब अगर हम प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन की बात करते हैं तो स्पेशलाइजेशन जो है वो एक तरीके से इस डिपार्टमेंटेशन में है. प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर है, ये सारी चीज़ें हैं. कभी कभी हमें एक तरीके से कोऑर्डिनेशन करने में एक प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है. एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी लार्ज इनफ टू जस्टिफाई सेपरेट डिपार्टमेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपने प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन के अंदर डिफरेंट आप बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल. नेक्स्ट इज टाइम डिपार्टमेंटेशन. सी जब हम टाइम डिपार्टमेंटेशन की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग आवर्स ऑफ द एम्प्लॉयज.
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो 24 आवर्स काम करती हैं, तो यहाँ पे जब हम डिपार्टमेंटेशन की बात करेंगे तो हम उनकी शिफ्ट की बात करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल किस किस तरीके से हम यहाँ पे डिपार्टमेंटेशन करेंगे, 9 to 5 की जॉब है, देन 10 to 6 है, देन 11 to 7 है, देन 12 to 8 है। तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंटेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग आवर्स ऑफ द वेरियस एम्प्लॉयज वर्किंग इन द organization. Now next is your combined departmentation. See, under combined departmentation, they talk about various types of departmentation, because what they believe कि कोई भी आपका departmentation जो है वो successful नहीं है। They believe कि situation के according हमें जो अपना departmentation का style है वो भी change कर देना चाहिए। तो जिस टाइम पे जिस भी तरीके के डिपार्टमेंटेशन का यूज होगा हम वो करेंगे। एंड व्हाट दे से कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर तरीके के जो डिपार्टमेंटेशन है वो अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देन वर्क्स मैनेजर, देन मार्केटिंग मैनेजर, देन फाइनेंस मैनेजर। नेक्स्ट इज योर, यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया है, प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन, देन इंडस्ट्रियल सप्लाईज डिवीजन। तो ये एक तरीके से जितने भी डिपार्टमेंटेशन है ये सबको इंपॉर्टेंस देते हैं, और सारी तरीके की जो डिपार्टमेंटेशन होती है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो करते हैं। इन्होंने आगे टेरिटोरियल बेसिस पे भी किया हुआ है, डोमेस्टिक सेल्स मैनेजर एंड एक्सपोर्ट सेल्स मैनेजर, राइट। अब इन्होंने जोग्राफिकल बेसिस पे कर दिया, जो हमारे इंटरनली कस्टमर्स अवेलेबल है एंड एक्सटर्नल टू दी कंट्री जो अवेलेबल है उनको भी इन्होंने टेरिटोरियल बेसिस पे डिवाइड किया। देन ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर, जो प्राइवेट बायर्स हैं उनको अलग किया हुआ है, देन गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको अलग किया हुआ है। तो ये बेसिकली कंबाइंड डिपार्टमेंटेशन वो लोग फॉलो करते हैं जो ये समझते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे ही तरीके के डिपार्टमेंटेशन की जरूरत है, तो हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंटेशन को फॉलो नहीं कर सकते। This is for today. Thank you.